नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं ईशा नेगी। अगले एक घंटे में आपको दिखाएंगे दिन भर की हर वो बड़ी खबर जिस पर रहने वाली है आप सबकी नजर। और 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती अब शुरू हो गई है। बिहार की बांकीपुर, एमपी की दतिया और गुजरात की मांजलपुर सीट पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती अब शुरू हो गई है। बिहार की बांकीपुर सीट की काउंटिंग एएन कॉलेज में चल रही है, तो पहले पोस्टल वोटों की गिनती की जा रही है। किसी भी वक्त पहला रुझान आ सकता है। वहीं बिहार की बांकीपुर सीट बीजेपी की सबसे सेफ सीट मानी जाती है, लेकिन उपचुनाव में इस बार यहां त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। काउंटिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। काउंटिंग सेंटर के अंदर और बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। सभी आने जाने वालों की भी तलाशी ली जा रही है। बांकीपुर में बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को आरजेडी की रेखा गुप्ता और जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर से कड़ी टक्कर भी मिल रही है। तो 3 सीटों के उपचुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी आज वोटों की गिनती चल रही है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त पोस्टल बैलेट्स की गिनती वहां भी हो रही है। दतिया सीट पर 15 राउंड में पूरी काउंटिंग होगी। काउंटिंग सेंटर पर 20 टेबल्स पर गिनती हो रही है। काउंटिंग सेंटर पर 3 लेयर की सुरक्षा का इंतजाम है। 250 से ज्यादा ऑफिसर और जवान तैनात हैं। दतिया सीट पर बीजेपी के आशुतोष तिवारी उम्मीदवार हैं। आशुतोष पहली बार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने 3 बार के विधायक रह चुके घनश्याम सिंह पर दांव लगाया है। ऐसे में मुकाबला नए चेहरे और अनुभवी नेता के बीच माना जा रहा है। बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, तो कांग्रेस के अपने दावे हैं। सब आश्वस्त हो, 100%। सबका आशीर्वाद भाजपा के साथ है। अपार समर्थन सबका मिला है। मैं हाथ जोड़कर सर झुका करके सबके समर्थन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मतदाताओं ने विकास के एजेंडे पर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार को अपना आशीर्वाद दिया है। सबका आशीर्वाद कमल के फूल के साथ है। माननीय मोदी जी को सबका आशीर्वाद है। जनता जनार्दन का जो जनादेश होगा वो जनादेश हम सब यहाँ देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से काम किया, उनकी एकजुटता और उनके काम से परिणाम भी सार्थक होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस आपने देखा होगा पूरे देश में रसातल की ओर है। उनके वरिष्ठ नेतृत्व भी आपस में विखंडित रहता है। इस प्रकार से नीचे जो उनका संगठन है वो संगठन विहीन होती जा रही है कांग्रेस, क्योंकि उसमें भ्रम फैलाने का और आपस में लड़ने का काम है। इस प्रकार से वो आपस में जब लड़ते हैं तो उनका संगठन लगातार धीरे धीरे रसातल की ओर जा रहा है। 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उनके नतीजे आज आ रहे हैं। नीतीश चंद्र बांकीपुर से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग अमिताभ से हम दतिया सीट पर अपडेट लेंगे कि वहां क्या चल रहा है। नीतीश, सबसे पहले आप बताइए जरा, 1 घंटे का वक्त गुजर चुका है, अभी तक के जो रुझान है वो आपको क्या मिल रहे हैं? देखिए, अभी पहला रुझान आया नहीं है। सिर्फ इतनी जानकारी मिल पाई है कि जो पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके आंकड़े अभी जारी नहीं किए गए हैं। माना जा रहा है कि थोड़ी देर में आंकड़े आ जाएंगे। लेकिन बांकीपुर में जिस तरह का दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला है, सबकी नज़र इस बात पर लगी हुई है कि आखिर बांकीपुर का नतीजा क्या होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर जब यहाँ खुद मैदान में उतर गए तो जाहिर है इस सीट पर सबकी दिलचस्पी बढ़ गई। और इसके साथ ही साथ चूंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ये छोड़ी हुई सीट है, बीजेपी का गढ़ ये सीट मानी जाती है। लंबे समय से लगातार यहाँ बीजेपी जीतती रही है, लेकिन जिस तरह से इस बार त्रिकोणात्मक मुकाबला देखने को मिला है प्रशांत किशोर के चुनाव मैदान में आने से, उसके बाद इस बार का चुनाव बेहद अहम हो जाता है। आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता भी यहाँ से मैदान में है, प्रशांत किशोर हैं और बीजेपी से नीरज सिन्हा हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि इस चुनाव के नतीजे से कई लोगों की किस्मत पे कहें जुड़ी हुई है। कई लोगों की राजनीतिक परीक्षा कहें कि इस नतीजे से देखने को मिलेगी कि आखिर जब बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार बनी है, उसके बाद ये पहला विधानसभा का उपचुनाव है। तो ऐसे में इसके नतीजे कई चीज़ों के संकेत देंगे। और जाहिर है, चूँकि अभी हाल ही में एक बड़ा छात्र आंदोलन हुआ देश में, उसके तुरंत बाद ये चुनाव हो रहा है, पहला चुनाव हो रहा है, तो कई चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। और जाहिर है, इसलिए सबकी दिलचस्पी इस बात पर है कि आखिर बांकीपुर का नतीजा क्या होगा। तो अभी पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म हो गई है, ईवीएम से जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है, लेकिन पहला रुझान जो है वो अभी जारी नहीं किया गया है। तो नीतीश, लेकिन नितिन नवीन जिन्होंने वो सीट छोड़ी है बांकीपुर की, वो अब खुद अध्यक्ष हैं पार्टी के, तो ऐसे में वो सीट जिताना उनके लिए भी एक अपनी साख का भी सवाल है
तो ये जो बारिश आज आपके पीछे मैं देख रहा हूँ ज़बरदस्त तरीके से बांकीपुर में हो रही है, ये किसके अरमानों पे सारा पानी फिरेगा और किसके लिए आज राहत की खबर आएगी, कुछ अभी अंदाज़ा मिल पा रहा है आपको? देखिए, जब मतदान हुआ जिस दिन, उस दिन जो अलग अलग जगहों से जो खबरें आई, हर दल ने अपना अपना विश्लेषण किया, कुछ एग्जिट पोल भी आए और उसके बाद अलग अलग तरह के नतीजे आए हैं। तो काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन है। हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है। प्रशांत किशोर खुद दावा कर रहे हैं कि इस बार उनको जीत मिलने जा रही है। बीजेपी की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं, कुछ लड्डू भी बनवाए गए हैं, ऑर्डर दे दिए गए हैं। तो हर कोई अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। लेकिन ये साफ तौर पर दिख रहा है कि प्रशांत किशोर ने कड़ी टक्कर दी है। बीजेपी का मुकाबला यदि दिख रहा है तो शायद प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर हो सकते हैं। और यदि ऐसा भी हुआ तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी प्रशांत किशोर के लिए, जनसुराज के लिए, क्योंकि विधानसभा। चलिए थोड़ा इंतजार करते हैं, उसके बाद पहला रुझान जैसे ही आएगा नीतीश हम आपके पास फौरन लौटेंगे कि वहां का जो पहला रुझान है बांकीपुर सीट का कम से कम वो क्या कहता है, दतिया में क्या हाल है, ये जानने के लिए हम अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, काफी हमने रस्साकशी देखी, नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलना, उसके बाद आशुतोष तिवारी को टिकट दिया जाना, अब सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच मानी जा रही है। शुरुआत का घंटा बीत चुका है, आपके पास क्या अपडेट है? अनिश्चित तौर पर जैसे कि शुरुआत ही आपने कर दिया है, ये शायद एक ऐसा होगा जहां पर ना बीजेपी के प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी की इतनी चर्चा रही, बल्कि उस शख्स की चर्चा रही जिसका टिकट बीजेपी ने काटा, यानी पूर्व गृह मंत्री और मध्य प्रदेश का नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटी। जिस तरीके से लगातार 2 दिन दतिया में उपद्रव देखा गया, जिलाध्यक्ष समेत बीजेपी के तमाम जो बड़े पदाधिकारी थे उनके इस्तीफे देखे गए। इसके बाद ये इलेक्शन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है न केवल बीजेपी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए। बीजेपी की अगर हम पहले बात कर ले तो बीजेपी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये सीट जीतकर भले ही नरोत्तम मिश्रा के तमाम जो समर्थक थे उन्होंने खुलकर जो है बगावत की थी, लेकिन ये संगठन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण चुनाव से ये एक अक्रॉस द स्टेट मैसेज जाएगा पूरे देश में कि कोई भी सीट परंपरागत किसी वरिष्ठ नेता की नहीं होती है। सीट होती है उस पार्टी की जो उसे टिकट देती है, यानी वर्चस्व की जो लड़ाई जो नेता हमेशा लड़ते हैं कि ये मेरी सीट है, 8 बार से मैं चुनाव जीत चुका हूं, उस वर्चस्व को खत्म किया जाएगा। अगर नरोत्तम मिश्रा की ये सीट बीजेपी जीतती है, बीजेपी संगठन मैसेज देने की कोशिश करेगी कि भले ही नरोत्तम मिश्रा प्रभुत्व था, उनके समर्थक थे, बावजूद उसके हम चूंकि कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारा संगठन इतना मजबूत था कि हमने जीत दिलाई। दूसरी तरफ ये अगर कांग्रेस की तरफ रुझान जाता है तो कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। जीतू पटवारी की अग्नि परीक्षा है, उनको कहने को मिलेगा तमाम राजनीतिक जो उठापटक चली उनकी पार्टी के अंदर, जैसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ महज 12 घंटे पहले, आज 8 बजे जब वोटिंग शुरू हुई उससे 12 घंटे पहले कांग्रेस ने जो नरोत्तम मिश्रा को जिस कांग्रेस के अनुराग मैं रोक रहा हूं, दतिया पर पहला रुझान आ गया दतिया सीट का और आशुतोष तिवारी पहले रुझान में आगे दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं। आशुतोष तिवारी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो पहले रुझान में आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ रुझान है। अभी 1000 वोटों से आगे चल रहे हैं पहले राउंड में आशुतोष तिवारी। अनुराग अपनी बात आप पूरी करें और एक चीज और इसमें जरा बताइए कि जो आखिरी वक्त में हमने नरोत्तम मिश्रा को आशुतोष तिवारी के साथ खड़ा हुआ देखा, क्या वोटिंग के वक्त वो सारी चीजें वैसे ही रहीं या पर्दे के पीछे कुछ और भी ऐसा है जो आपकी आंखों ने देखा? देखिए, इंडिया टीवी की टीम ही उस वक्त मौजूद थी जब ये पूरा उपद्रव बीजेपी के जो नाराज कार्यकर्ता थे, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला, उसके बाद पथराव हुआ, उस वक्त भी इंडिया टीवी की टीम मौजूद थी। और मंच से जब नरोत्तम मिश्रा आशुतोष तिवारी के साथ होने के बाद जब उनकी आंखों से आंसू झलके तब भी इंडिया टीवी की टीम मौजूद थी और तब तमाम समर्थकों ने नरोत्तम मिश्रा को रोते देख ये कहा था कि दादा के आंसू बीजेपी को भारी पड़ेंगे। दादा का टिकट करना, नरोत्तम मिश्रा को दादा कहा जाता है, कि दादा का ये टिकट कटना बीजेपी के लिए बहुत भारी होगा। भीतराघात की तमाम संभावनाएं भी दिखी, जिसके चलते बीजेपी ने जो तमाम जो आसपास के जिलों से बीजेपी के नेता थे उस कैडर को बुलाया, बूथ पे
जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक थे उनके अलावा भी बूथ पर एक के पीछे दो की रणनीति रखी कि कहीं तरीके से भीतराघात ना हो। लेकिन जिस तरीके की राजनीति हमने देखी कि 2 दिनों में जिलाध्यक्ष ने तमाम जो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, नगर पालिका के लोग रहे, तमाम लोगों ने इस्तीफा दिया था। ऐसे में कैडर पूरा खत्म होते हुए दिखा। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत तमाम कद्दावर नेता, शिवराज सिंह चौहान रहे हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हो, उन्होंने लगातार कैंपेनिंग की, गांव-गांव गली जाकर ये मैसेज देने की कोशिश की कि जिस तरीके का विकास नरोत्तम मिश्रा के समय हुआ है उसी तरीके का विकास आशुतोष तिवारी के समय भी होगा। और आज तो खैर जरूर है, अनुराग, नतीजों का दिन है। काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है और पहले रुझान में 1000 वोटों से दतिया से बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी आगे चल रहे हैं। पहला 1 घंटा गुजर चुका है और दोपहर होते होते क्लियर हो जाएगा कि 3 सीटों के उपचुनाव के नतीजे क्या हैं, किसके फेवर में है, कौन सी पार्टी जीती, कौन सी सीट कौन हार गया। मंजालपुर सीट से बीजेपी के सतीश पटेल आगे चल रहे हैं। तीसरी सीट गुजरात की, जहां से रुझान आ चुके हैं, 1500 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। मंजालपुर सीट का ये पहला रुझान है। बीजेपी के सतीश पटेल वहां से आगे चल रहे हैं। तो आज गुजरात की मंजालपुर सीट पर भी वोटों की गिनती जारी है और सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग सेंटर पर वोटों की गिनती हो रही है। मंजालपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। यहां बीजेपी से सत्येंद्र भाई पटेल और कांग्रेस से भीका भाई रबारी के बीच मुकाबला है और ऐसे में सतीश पटेल आगे चल रहे हैं। तो मंजालपुर सीट पर यह पहला रुझान आया है और बीजेपी के सतीश पटेल अब कांग्रेस के कैंडिडेट से आगे चल रहे हैं, 1500 वोट से आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 2 सीटों का रुझान आ चुका है। दतिया में आशुतोष तिवारी बीजेपी के, वो आगे चल रहे हैं। मंजालपुर सीट से बीजेपी के सतीश पटेल आगे चल रहे हैं। सांसद पप्पू यादव पर हमले की कोशिश को लेकर आज संसद में हंगामा हो सकता है। आज सुबह 10 बजे राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे के ऑफिस में होने वाली बैठक में विपक्ष की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। इधर अपने ऊपर हमले को लेकर सांसद पप्पू यादव ने सरकार को घेरा है, तो सांसद की सुरक्षा को लेकर एसपी चीफ अखिलेश यादव ने भी लोकसभा स्पीकर से संज्ञान लेने की अपील की। रविवार शाम सांसद पप्पू यादव पर उस वक्त हमला हुआ जब वो सनातन के अपमान के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पप्पू ने आरोप लगाया कि ये एक युवक ने चाकू लेकर उनकी हत्या की कोशिश की। तो वहीं पकड़े गए आरोपी सुमित और उसके साथी हैप्पी शर्मा का दावा है कि उसने पप्पू यादव पर हमला नहीं किया, बस सनातन के अपमान पर सवाल करने वो आया था, जहां पप्पू यादव के समर्थकों ने उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी थी। आप भगवान राम की मूर्ति लेकर के आप दूसरे आदमी के उसके अवधेश प्रताप के पैरों में रख रहे हैं, ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा है? कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? चढ़ावा चोरी मामले में प्रोटेस्ट को लेकर सनातन के अपमान पर फंसे बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पर हमले की कोशिश और फिर एक्स पोस्ट के जरिए पप्पू यादव का गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना, ये बता रहा है कि आज सदन में हंगामा तय। आज विपक्ष संसद की सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। दिल्ली में अपने ऊपर हमले के बाद पप्पू यादव ने एक्स पोस्ट पर लिखा, पीएम साहब और गृह मंत्री जी, बताइए किसने इसे मेरी सुपारी दिया है? यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ वाले इस लड़के ने मुझ पर जानलेवा हमला किया। बताइए आपकी पार्टी में चढ़ावा चोर, कालनेमी ऐसे हथियारों के संरक्षक कौन कौन है? क्या आपका भी इन्हें सीधा संरक्षण प्राप्त है? नहीं तो कार्रवाई हो। पप्पू यादव ने ट्वीट के जरिए सरकार को घेरा। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने भी एक्स पोस्ट के जरिए लोकसभा स्पीकर से संज्ञान लेने की अपील की है। साथ ही सांसद पप्पू यादव के हमले के लिए बीजेपी पर अटैक किया। रविवार को बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव अपने दिल्ली वाले आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान जोरदार हंगामा और धक्का मुक्की के बीच उन पर हमले की कोशिश की गई। आरोप है कि पप्पू यादव पर चप्पल फेंके गए और चाकू से हमला किया गया। सांसद पप्पू यादव ने हत्या की साजिश का आरोप लगाया। सीने पर चोट लगी, ये हमको कहा गया कोई बाबा इनाम दिए हैं 51 लाख, कोई 11 लाख। कल मेरे परिवार के घर पर रात में जाके धमकी देना,
आप इतना कुकर्म किए, मंदिर की चोरी की, केदारनाथ बद्रीनाथ सभी जगह की चोरी आपने की, तब तो कोई मुद्दा नहीं है। और आज आप हमने एक प्रोटेस्ट किया, वो भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, गाली नहीं दी, लोकतांत्रिक आप मार करो, जला दो इसको, मार दो इसको। तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी जब नहीं डरी तो फिर पप्पू यादव कहाँ से डरेंगे। लेकिन क्या पप्पू जी, ये जो लोग आए थे, इनकी मंशा आपको मारने की? तो आप देखिए ना, छोड़ा बाबा लोगों का फोन आता है, मार देंगे, जला देंगे। तो अभी दिल्ली पुलिस यहाँ पर उनकी कैसी कार्रवाई? हम तो कई बार बोले हैं, कोई ध्यान कभी नहीं पड़ता, ना दे, जला दे, जिंदा कर दे, बस मेरे घर को भकस दे। हमको और किसी चीज की लेना देना नहीं है। जिसको जितना लड़ना हो हमसे लड़े। जनता नहीं होती तो आज हमको मार दिया गया होता। सांसद पप्पू यादव दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भगवा पहनने के विवाद पर अपनी बात रख रहे थे। उसी दौरान एक शख्स ने भगवा पहनकर भगवान राम की तस्वीर अयोध्या के एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के सामने रखने पर सवाल किया। सवाल के दौरान ही सांसद पप्पू यादव पर चप्पल फेंकी गई। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मी आरोपी को पकड़कर ले जाने लगे, लेकिन उनके सामने ही पप्पू यादव के समर्थकों ने आरोपी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। धोती कुर्ता भगवा पहन करके आप भगवान राम की मूर्ति लेकर के आप दूसरे आदमी के, उसके अवधेश प्रताप के पैरों में रख रहे हैं। ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? ये कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? पप्पू यादव पर हमले को लेकर दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम सुमित गिरी है, जिसकी उम्र 34 साल है। उसका पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला है। आरोपी गाजियाबाद में लोहे का काम करता है। सुमित मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला है। पप्पू यादव पर हमले में चाकू के इस्तेमाल की बात पप्पू यादव के पीएसओ और मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई। हालांकि हमले की कोशिश के आरोपी ने चाकू से मना किया है। फिलहाल पुलिस ने चाकू अपने कब्जे में ले लिया है। अपनी तरफ से पूरी जांच कर रही है और ऑफिशियल शिकायत का इंतजार कर रही है। पप्पू यादव के घर में हम सीधे गेट से घुसे थे, हमारी चेकिंग हुई थी। हम केवल उनसे बात करने गए थे कि ये आप सनातन के प्रति ऐसे ओछे सवाल क्यों करते हैं? आप भगवा वस्त्र पहन के किसी के पैरों में गिर रहे हैं, किसी पेटियों को गिर रहे हैं, और जो है हमारे भगवान आराध्य श्री राम है, उन्हें किसी के पैरों में गिर रहे हैं। कोई मतलब नहीं है ना इस बात का। हम ये बात करने गए थे, उन्होंने हमारी पीटना, उनके लोगों ने हमें शुरू कर दिया। तो पहला तो लेकिन वीडियो में आ रहा है कि जो है वो चप्पल फेंकी गई है। नहीं, कोई चप्पल नहीं फेंकी गई। हमने सवाल पूछा, मैं आप भगवान राम हमारे आराध्य हैं, आप उन्हें ऐसे क्यों करते हो? वो किसी के पैरों में गिर रहे हो, भगवा वस्त्रों को पहन के लौट रहे हो संसद के बाहर, ये क्या मतलब है? ये बात की केवल हमने। कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी रहा है आपके ऊपर? नहीं, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं। पार्टी से हैं? नहीं, हम सनातनी हैं। जी, हम पे हमला हुआ था। आप जब हमारे अंदर गए थे, चोट लगी हुई है यहाँ जब आप अंदर गए थे, हाँ, ये जो दिखा रहे निशान ये लगे हुए, जी, तो जी, उन लोगों की तरफ से हाँ, आप पर हमला हुआ। आपसे जी, पुलिस ने कांटेक्ट किया उसके बाद? पुलिस ने कोई मौके से चाकू बरामद किया? नहीं, कोई चाकू नहीं था, कुछ नहीं था। हम नहीं हत्ते थे, ये सब उनका वो है, चाकू वाकू सब वो लगा रहे हैं। सांसद पर हमले को लेकर घटना के समय मौजूद पप्पू यादव समर्थक ने दावा किया है कि आरोपी हमले की नीयत से आया था और चाकू से अटैक करने की कोशिश की। पप्पू समर्थक ने बताया कि शख्स हमला कर रहा था, फिर भी दिल्ली पुलिस उसे बचा रही थी। अचानक से वो एकदम से उठे, गालियां देना शुरू किया और चाकू के साथ उठे। तो मैं साहब के पीछे ही था, मैंने यूं करके अपना हाथ आगे किया, तो ऐसे क्रॉस में उन्होंने ये उंगली आगे थी, तो एकदम से इस पे टच करता हुआ सीधा उनका चाकू गया। वीडियो रिकॉर्डिंग है सारी है, दिल्ली पुलिस उसको अपने साथ ले गई है और हम लोगों को बचाने की बजाय दिल्ली पुलिस उन्हें बचा रही थी, हमलावर को। क्या कुछ हमला करने से पहले कुछ बोला उन लोगों ने? कोई बातचीत की? कोई बातचीत नहीं की, मारने के इरादे से आए थे। सांसद पप्पू यादव की सनातन के अपमान के मुद्दे पर सियासत गर्म है और आज संसद सत्र में पप्पू पर हमले की गूंज सुनाई देने वाली है। विदेशी फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार आज कदम उठाने वाली है। सरकार आज लोकसभा में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट संशोधन बिल पेश कर सकती है। इस बिल के पास हो जाने के बाद विदेशी फंड लेने वाले एनजीओ पर अब सरकार की सीधी नजर होगी। इस बिल को लेकर सरकार का कहना है कि विदेशी पैसा लेने वाले संगठनों की जिम्मेदारी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ये बदलाव जरूरी है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट संशोधन बिल पेश होने से पहले ही विपक्ष ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष का आरोप है कि विदेशी फंड से बने स्कूल, अस्पताल, अनाथालय जैसी संपत्तियों पर भी सरकार कब्जा अब करना चाहती है। से आए राज्य का भी
मोदी सरकार का संसद में आज मास्टर स्ट्रोक। वंदे मातरम पेपर लीक के बाद अब एफसीआरए की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार करती है, मोदी की सरकार करती है। विदेशी फंडिंग पर लगेगी लगाम, विपक्ष का पारा हुआ हाई। मोदी सरकार एनजीओ की विदेशी फंडिंग पर आज बड़ा चाबुक चलाने जा रही है। केंद्र सरकार विदेशी चंदा पाने वाले गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ के लिए नियमों को और कड़ा करने जा रही है। लोकसभा में आज सरकार फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट संशोधन बिल पेश कर सकती है। इस बिल के पास होने से विदेशी फंड लेने वाले एनजीओ पर अब सरकार की सीधी नजर होगी। सबसे पहले जान लीजिए एफसीआरए बिल को लाने का सरकार का मकसद क्या है। सरकार का पहला मकसद है विदेशी फंड से बनी प्रॉपर्टी के गलत इस्तेमाल को रोकना। दूसरा मकसद है उन संगठनों पर रोक लगाना जो कागजों पर तो मौजूद हैं लेकिन सामाजिक कामों में एक्टिव नहीं है और विदेशों से फंड ले रहे हैं। तीसरा मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी विदेशी ताकत गुप्त रूप से फंडिंग करके भारत की राजनीति, जनमत या सरकारी नीतियों को प्रभावित न कर सके। सूत्रों की माने तो वंदे मातरम और परीक्षा पेपर लीक से जुड़े बिल पास होने के बाद अब सरकार इस बिल को आगे बढ़ाना चाहती है। इस बिल को लेकर एनडीए के सांसदों का कहना है कि विदेशी पैसा लेने वाले संगठनों की जिम्मेदारी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ये बदलाव जरूरी है। पिछले 2 हफ्ते थे, उसमें सेशन फुल टाइम चलना चाहिए मेरी अपेक्षा थी, पर वो नहीं चल सका। जरूर ये जो तीसरा वीक है, सोमवार है और हम सभी रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहे हैं कि ये वीक में एक पॉजिटिव डिस्कशन और अच्छे बिल्स, एफसीआरए बिल हो, एमएसएमई बिल हो या डिमांड फॉर ग्रांट हो, इस पे एक अच्छा डिस्कशन इस आने वाले सप्ताह में चले, ये हमारी अपेक्षा। नए बिल में सबसे बड़ा बदलाव एक नई संस्था बनाने का है, जिसे नामित प्राधिकरण कहा जाएगा। नए बिल के मुताबिक अगर किसी संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द होता है, संस्था खुद एफसीआरए सरेंडर करती है या रिन्यू नहीं होता, तो उसका विदेशी फंड और उससे बनी संपत्ति प्राधिकरण के पास चली जाएगी। सरकार चाहे तो ये संपत्ति किसी विभाग को दे सकती है या बेच सकती है और बिक्री का पैसा सरकारी खजाने में जमा होगा। सरकार का कहना है कि लाइसेंस खत्म होने के बाद विदेशी योगदान से बनी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी नीति की आवश्यकता है। नए एफसीआरए बिल में संस्थाओं के लिए गाइडलाइंस भी तय की गई है। नए बिल में रजिस्ट्रेशन की समय सीमा खत्म होने पर वो अपने आप रद्द माना जाएगा। विदेशी फंड कितने समय तक रखा और खर्च किया जा सकता है, इसकी समय सीमा भी तय होगी। सस्पेंशन के दौरान संस्था अपनी संपत्ति बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकेगी। सरकार का कहना है कि एफसीआरए में संशोधन का उद्देश्य विदेशी फंड के गलत इस्तेमाल को रोकना और ये सुनिश्चित करना है कि देश की सुरक्षा के खिलाफ बाहरी धन का इस्तेमाल न हो। नए बिल में एफसीआरए मामलों की जांच और जवाबदेही भी तय की गई है। एफसीआरए मामलों में जांच अब सरकार की इजाजत के बिना शुरू नहीं होगी। सजा को घटाकर 5 साल से 1 साल कर दिया गया है। नियम तोड़ने पर डायरेक्टर, ट्रस्टी और पदाधिकारी भी जिम्मेदार माने जाएंगे। संस्था बंद होने या एक्टिव नहीं होने पर उसकी संपत्ति स्थायी रूप से सरकार के पास चली जाएगी। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट संशोधन बिल पेश होने से पहले ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष का आरोप है कि इससे एनजीओ के काम करने की आजादी पर असर पड़ सकता है। विदेशी फंड से बने स्कूल, अस्पताल, अनाथालय जैसी संपत्तियों पर भी सरकार कब्जा करना चाहती है। सरकार तरह तरह से उन सारे संसाधनों पर कब्जा करने की तरीका ढूंढ रही है। जैसे मीडिया पर कंट्रोल लिया इन्होंने कारपोरेट घरानों के माध्यम से, सोशल मीडिया को कैप्चर करने का प्रयास किया रेगुलेटरी बिल ला करके, तमाम ऐसे कानून उन्होंने बनाए। आज जो हमारे एनजीओज हैं जो जनहित में, जनसेवा में काम कर रहे हैं, अगर वो फॉरेन फंडिंग लाते हैं या फिर स्वदेशी फंडिंग लाते हैं, तो वो कार्य की समीक्षा आप करें, लेकिन उसको आप इस तरीके से बांधे न जिससे गरीबों का हो रहे जो भलाई है उसमें कोई बाधा हो। तो ये सरकार की नीयत यही है कि सारे कंट्रोल उसके हाथ में हो और इसलिए सारे कानून वो लाना चाहती है।
फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट संशोधन बिल को लेकर चर्च समूहों और अन्य संगठनों का आरोप है कि इससे उनके द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक और मानवीय कार्य प्रभावित होंगे। लेफ्ट पार्टियां भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही हैं। लेफ्ट का कहना है कि सरकार इस कानून के जरिए असहमति की आवाजों और विदेशी फंडिंग वाले संगठनों पर लगाम कसना चाहती है। Practices, particularly Christian religious practices. So these are all things which you need to read together, so that you will find the real agenda behind that. You are violating or you are ignoring, you are destroying the so many articles of our constitution, which ensures, which guarantees the right to have faith, belief, and practice that religion, whichever religion you believe in, to practice, propagate. All those rights have been taken away through that. So that is what is happening. We need to go deeply into such issues, and I really, this is the way the fascist government tried to reach out to the RSS ultimate agenda of converting this country into a Hindutva Rashtra. केंद्र सरकार ने इस बिल को पहले 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया था, लेकिन विपक्ष और सिविल सोसाइटी के भारी विरोध के कारण इसे टालना पड़ा था। अब सरकार इसे संसद में दोबारा लाने की तैयारी कर रही है। बिल को लेकर हो रहे विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कैबिनेट मंत्रियों के साथ अहम बैठकें भी की हैं। मानसून सत्र के पहले 2 हफ्ते विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। जंतर मंतर पर पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन और उससे जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, लेकिन सरकार का एजेंडा मानसून सत्र में अहम बिल पास कराना है, जिससे देश हित के काम हो सके। यही वजह है कि सरकार लंबित विधेयकों को आगे बढ़ाने और अपने विधायी एजेंडे को रफ्तार दे रही है। आज से शुरू हो रहे यूपी विधानसभा की मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले आज सुबह 10 बजे लखनऊ में विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी प्रोटेस्ट करेगी। जिन मुद्दों पर विपक्ष का प्रोटेस्ट होना है उनमें प्राइमरी स्कूल्स की शिफ्टिंग, राम मंदिर चढ़ावा चोरी और पेपर लीक इसमें शामिल है। मॉनसून सत्र में सरकार जहां बीते 10 सालों के कामकाज का हिसाब रखेगी, वहीं विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी, बिजली कटौती और किसानों की खाद की कमी जैसे जरूरी मुद्दे उठाएगी। इस सब के बीच सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान देखने को मिल सकता है। प्रमुखता से तो सबसे पहले है मंदिर की चढ़ावा चोरी। दूसरी मुद्दा है बिजली। बिजली गांव-गांव में नहीं पहुंचती है। मैं अपने घर गया था, मेरे घर कट गई थी, परेशान था, जनरेटर चलाना पड़ा, तो बिजली नहीं पहुंच पा रही। तीसरी बात है इस समय खाद की जरूरत है। यूरिया नहीं पर्याप्त मात्रा में मिल पा रहा, इसलिए खाद की समस्या पर उठाया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ बेरोजगारी, तमाम स्कूल बंद कर दिए गए, इस सब पर चर्चा होगी। बहुत विषय है। जैसा कि परंपरा है कि कार्य मंत्रणा समिति, उसके बाद दलीय नेताओं की बैठक, सचेतक की बैठक, और हम सभी से ये अपील करेंगे कि वर्षाकालीन सत्र छोटा सत्र है। जिस तरीके से जो हमारे पास बिजनेस है उसी हिसाब से सत्र आहूत किया जाता है, और सभी का हमने सहयोग मांगा है। सभी लोग सदन चलाने में सहयोग करें। वहीं कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने कहा कि सत्र के दौरान बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, महंगाई, छात्रों पर लाठीचार्ज, चढ़ावा चोरी के विषय पर हम सदन में चर्चा करेंगे और सरकार की जवाबदेही भी तय करेंगे। सभी मुद्दे जो जनता से उत्तर प्रदेश के जुड़े हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे महंगाई हो, और अभी वर्तमान में जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, क्योंकि उसमें उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे छात्र थे, चढ़ावा चोरी का विषय है, ये सारे विषय ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़े हुए हैं। इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और एक साझा इंडिया गठबंधन की ओर से ये सारे मुद्दे सामने आएंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देगी। केपी मौर्य ने कहा कि सदन का समय बर्बाद न हो, एसपी के अपराध और दंगों का युग आने वाला नहीं है। विपक्ष अच्छे सवाल जो राज्य के जनता के हित में है लेकर के आएगी, सरकार हर सवाल का जवाब देगी, सदन शांतिपूर्ण ढंग से चले, सदन का समय बर्बाद ना हो, यह हमारा प्रयास है। यह सत्र जो आता है उसमें हर सदस्य
भी इंतजार करता है, प्रदेश की जनता भी इंतजार करती है और यह सदस्य प्रदेश की जनता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें अनुपूरक भी आने वाला है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जारी छात्रों के प्रोटेस्ट को सीजेपी का सपोर्ट अब मिल गया है। सीजेपी के नेता अभिजीत दिपके ने फोन कर राज्य के प्रदर्शनकारी छात्रों से बात की और उनके आंदोलन को समर्थन भी दिया। दिपके ने कहा कि सीजेपी झारखंड के छात्रों के सपोर्ट में है और उनकी मांगों का समर्थन करती है। राज्य के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में करीब एक हफ्ते से सत्याग्रह पर बैठे छात्रों के गुट ने रविवार को हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। ये छात्र पहले ही 5 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान भी कर चुके हैं। अब सीजेपी के समर्थन के बाद आंदोलन और जोर पकड़ सकता है। पूरी तरह जो रवैया है और आयोग का जो रवैया है, इससे झारखंड के तमाम छात्र का मेरे पास फोन आ रहा है। इस प्रकार से मनोबल टूट रहा है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार करेंगे, कुछ जांच पड़ताल होगी और अचानक किसी दिन मुख्य परीक्षा का तिथि घोषणा कर दिया जाएगा और ये सरकार को घुटने में टेकने के लिए मजबूर करेंगे और सारे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का सुनिश्चित कराएंगे। सबसे पहले 14वीं पीटी परीक्षा को रद्द कराएंगे। टीडीपीएल एजेंसी से परीक्षा होने वाली सारे परीक्षाओं का जांच कराएंगे और साथ ही साथ जेपीएससी जेएसएससी का रिफॉर्म के लिए हम मजबूर करेंगे। और जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी, देवेंद्र नाथ महतो मुख से कोई भी अन्न का ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए हम लोग इस लड़ाई को आर और पार लड़ेंगे, क्योंकि हमेशा जांच की आड़ से छात्र को धोखा दिया जाता है। जेपीएससी पर 11 परीक्षाओं पर सीबीआई जांच हो चुका है। हम इस चीज का स्वागत करते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ किसी के छात्र नहीं हैं, हम लोग पूरे देश के छात्र हैं, पूरे प्रदेश के छात्र हैं और हम लोग आने वाली पीढ़ी की आवाज हैं। जो भी हमें कोई भी हमें व्यक्तिगत रूप से अगर अपना सपोर्ट दे या सामाजिक रूप से दे या आर्थिक रूप से दे या फिर समर्थन के रूप में दे, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। हम लोग का जो मांग है वो मांग तो हमेशा रहेगा ही, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप डेलीगेशन दीजिए, अपना बात रखें और हम लोग यहाँ से जितना अपना सामान बोरिया बिस्तर बांध के चले जाएं। हम लोग एमएससी बीएड वो भी मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट से किए हुए हैं और नहीं चाहते हैं कि इस अवस्था में रहे जिस अवस्था में हमें किसी पद पे रहना चाहिए। और अगली खबर मुंबई से सटे ठाणे से है, जहां ठाणे भिवंडी रोड पर गड्ढे की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। गड्ढे में स्कूटी का संतुलन बिगड़ा और सुनीता अक्षय लाल पाल नाम की एक महिला सड़क पर गिर गई। तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनको कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दर्दनाक हादसे में महिला के पति घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ आपको बता दें कि दंपति थाने से भिवंडी के अंजूर फाटा इलाके में फ्लैट देखने जा रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हादसे के बाद लोग सड़क के जानलेवा गड्ढों को तत्काल भरने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की भी अब मांग कर रहे हैं। ये बहुत दुख की विषय है कि हर जगह खड्डा ऐसा है, भिवंडी काले रोड पर बहुत ज्यादा है और ऐसा दुर्घटना आए दिन हो ही रहा है और हम चाहूंगा कि बहुत दुख की विषय है। इसके बारे में प्रशासन कुछ कार्य नहीं कर रहा है, लोग मर रहे हैं। अब जिनका मौत नहीं है, ऐसे अकाल मृत्यु हो जा रही है। आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि रोड का दुरुस्तीकरण हो और उनको कुछ आर्थिक सहयोग का मदद मिले। आज सावन का पहला सोमवार है और सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वाराणसी, उज्जैन, अयोध्या, देवघर, मुंबई, जयपुर और दिल्ली समेत देश भर के मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। सनातन मान्यता के मुताबिक सावन के सोमवार के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना करने और जलाभिषेक करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मान्यताओं के अनुसार चतुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान पूरी सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। एक मान्यता ये भी है कि मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या और सोमवार के व्रत भी किए थे। इसलिए सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। सनातन पौराणिक कथाओं में ये भी कहा गया है कि इसी महीने में समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में रोक लिया था। विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर पवित्र जल चढ़ाया था और इसीलिए सावन में जलाभिषेक का बड़ा महत्व है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें, जहां भक्तों का लंबी कतार भक्तों की लगी हुई है और श्रद्धालु सुबह से ही इस लंबी कतार में लगे हुए हैं, बस इस इंतजार में कि वो जलाभिषेक कर सके
और सावन के पहले सोमवार में वो भगवान शिव के दर्शन कर सके, उनसे आशीर्वाद ले सके। न सिर्फ उज्जैन, वाराणसी, देवघर और साथ ही साथ राजधानी दिल्ली से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही मंदिर में पहुंच गए हैं और जलाभिषेक की तैयारी उन्होंने की और पुष्प अर्पित करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो मान्यता है कि जलाभिषेक करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सावन में शिव ही सृष्टि को संभालते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बांकीपुर उपचुनाव का पहला रुझान आ गया है। प्रशांत किशोर 800 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा दूसरे नंबर पर है। तो ये बांकीपुर का पहला रुझान आ चुका है और प्रशांत किशोर पहले रुझान में 800 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के नीरज सिन्हा दूसरे नंबर पर है और जाहिर है आरजेडी की रेखा जो है वो तीसरे नंबर पर होंगी। तो ये पहला रुझान आ चुका है। बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर 800 से ज्यादा वोटों से इस वक्त लीड कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दतिया और मांजलपुर सीटों का पहला रुझान दिखाया था, जहां पर दोनों सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे थे। लेकिन यहां बांकीपुर में प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं। 800 से ज्यादा वोटों से फिलहाल प्रशांत किशोर आगे हैं। लेकिन यह सिर्फ पहला रुझान है, नतीजे आने में भी वक्त लगेगा। अभी शुरुआती 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, दूसरे घंटे में भी काउंटिंग चल रही है और जैसे जैसे वक्त और बढ़ेगा जो रुझान आएंगे वो भी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जो पहला रुझान आया है उसमें 800 से ज्यादा वोटों से प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं बांकीपुर सीट से। तो बिहार की बांकीपुर सीट बीजेपी की सेफ सीट है और ऐसे में प्रशांत किशोर इस सीट से आगे चल रहे हैं और नीरज कुमार दूसरे नंबर पर आ गए हैं। तो ये बड़ी खबर, रुझान पहला आ गया है और इस रुझान में 800 से ज्यादा वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। तो इस सीट पर जहां त्रिकोणीय मुकाबला है प्रशांत किशोर, रेखा गुप्ता और साथ ही साथ बात की जाए बीजेपी के कैंडिडेट की तो वो भी इस पर आगे चलते हुए नजर आ रही थी। लेकिन अब प्रशांत किशोर पहले रुझान में 800 वोटों से ज्यादा आगे चल रहे हैं। तो बांकीपुर से प्रशांत किशोर आगे हैं, दतिया से आशुतोष तिवारी लीड कर रहे हैं और उधर मांजलपुर सीट से सतीश पटेल आगे चल रहे हैं। सावन के पहले सोमवार को आज से हरियाणा के नूह में ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए काफी इंतजाम किए गए। यात्रा के पूरे रूट पर 2000 से ज्यादा पुलिस वाले तैनात रहेंगे। 12 डीएसपी को यात्रा की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। विवादित चेहरों पर पुलिस की खास नजर है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पुलिस निगरानी कर रही है। पुलिस ने कहा है कि अगर किसी ने भी कोई भड़काऊ पोस्ट डाली तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बांकीपुर उपचुनाव का पहला रुझान आ चुका है। प्रशांत किशोर 800 से ज्यादा वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा दूसरे नंबर पर है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं। 3 राज्यों के 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनकी आज काउंटिंग हो रही है और बांकीपुर उपचुनाव का पहला रुझान ये कह रहा है कि 800 वोटों से प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं। नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, ये जो पहला रुझान आया है बांकीपुर का, ये सिर्फ रुझान है या कुछ और किसी और तरह की सुगबुगाहट का इशारा भी दे रहा है? देखिए, जाहिर है अभी चूंकि रुझानी है, अभी शुरुआत हुई है, पहले राउंड के नतीजे आए हैं और पहले राउंड में जाहिर है प्रशांत किशोर के लिए और उनकी पार्टी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। वो आगे चल रहे हैं, 2225 वोट उनको मिले हैं पहले राउंड में, जबकि नीरज कुमार जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको 1363 वोट मिले हैं। तो इस तरह से 862 वोट से प्रशांत किशोर पहले चरण में आगे चल रहे हैं। तो जाहिर है जनसुराज पार्टी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। और चूंकि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था और जब उपचुनाव हुआ प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरे और मुकाबला भी काफ़ी बेहद दिलचस्प देखने को मिला। और वोटिंग के दौरान भी जिस तरह से खबरें आ रही थी उसमें साफ तौर पर दिख रहा था कि प्रशांत किशोर एक अच्छी टक्कर देते दिख रहे थे। कुल मिलाकर के बांकीपुर में पोस्टल बैलेट के बाद जब मशीन खुली है तो एक राहत भरी एक अच्छी खबर आई है प्रशांत किशोर के लिए। वो 800 से ज्यादा वोटों से फिलहाल लीड कर रहे हैं। नीतीश, आप नजर बना कर रखिएगा, आपके पास हम अपडेट के लिए आते रहेंगे। नतीजे क्या होंगे वो दोपहर तक साफ होगा। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग समापन हो गया है। इसके साथ ही अगली मेजबानी की जिम्मेदारी भारत के हाथों में आ गई है।
2030 में राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। बैटन को भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को सौंपा गया। इस मौके पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद थे। बैटन सांघवी को सौंपी गई और उन्होंने कहा कि वो अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रयास भारत द्वारा यहाँ किया गया है। भारत की संस्कृति, भारत के कलाकार ये एक बेहतरीन तरीके से दुनिया को ग्लासगो के माध्यम से पेश करेंगे। आज तक का ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। क्लोजिंग सेरेमनी कॉमनवेल्थ 2026 की हो रही है, लेकिन अहमदाबाद 2030 की आज से ही ऑफिशियली शुरुआत हो रही है। कॉमनवेल्थ अहमदाबाद 2030 ये भारत के करोड़ों युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। ये वक्त कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के एथलीट्स ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हमारी जो मेजर गेम्स थी जिसमें हम अवार्ड्स प्राप्त करते थे, वो गेम्स कट डाउन की गई थी। फिर भी हमने नई गेम्स में हमारी जगह बनाई और भारत का तिरंगा ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत ही शान से लहराया। ये अपने आप में बहुत ही खुशी का विषय है और मैं ये मान रहा हूं कि अहमदाबाद 2030 के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर अहमदाबाद में बनाया जा रहा है, वो भारत के प्रत्येक खिलाड़ियों के लिए है। ये ना केवल अहमदाबाद या गुजरात के खिलाड़ियों के लिए है, ये भारत के हर एक युवा जो खेल में अपना कैरियर बनाना चाह रहा है, वो सब के लिए अहमदाबाद के हर स्टेडियम के दरवाजे खुले हैं। हम आने वाले दिनों में AI बेस्ड ट्रेनिंग हो या स्पोर्ट्स साइंस हो, ये सब में हमारा मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से मेरे राज्य के हर एक खिलाड़ियों को दुनिया की बरोबरी की ट्रेनिंग मिल पाए। ये सभी दिशा में हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं। तो 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी अहमदाबाद को मिली है और इस बार ग्लासगो में भारत ने 13 गोल्ड जीते, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। इस तरह से कुल 39 पदक भारत की झोली में आए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद भारत ने चौथा स्थान मेडल टैली में हासिल किया है। राष्ट्रमंडल खेल के आखिरी दिन भारत कोई पदक नहीं जीत पाया। जूडो, ट्रैक साइकिलिंग और पैरासाइकिलिंग में भारतीय खिलाड़ी अंतिम दिन चुनौती पेश नहीं कर पाए। भारत ने कुश्ती, बैडमिंटन और हॉकी जैसे अपने मजबूत खेलों के बगैर कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा प्रदर्शन किया है। मुक्केबाजी में रिकॉर्ड 7 गोल्ड समेत कुल 10 पदक भारत की झोली में आए।